नमस्कार, मिशन न्यूज़ डीसीके में आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख गजेंद्र सिंह यादव जी, जो झिंझक कानपुर देहात से पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं। हम चर्चा करेंगे जो इस समय उत्तर प्रदेश में घटनाएं घट रही हैं और नेहा सिंह राठौर पर एक लोक गायिका जिन्होंने कानपुर की घटना को लेकर अपना गाना गाया और उनको नोटिस थमा दिया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, तो उसी विषय में हम चर्चा करेंगे पूर्व ब्लॉक प्रमुख जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या आप सोचते हैं जिस तरह से नेहा सिंह राठौर को उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिस दिया, एक कानपुर की जो बहुत अप्रिय घटना थी कह लीजिए, क्योंकि माँ बेटी दोनों जलकर राख हो गई, उस घटना को उन्होंने दर्शाने का प्रयास किया, तो इस पर नोटिस दिया गया सरकार के द्वारा, आप उसको किस तरह से देखते हैं? इसको राजनीतिक तरीके से देखा जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी की तरफ से इन्होंने जब भी अपना जो भी कुछ गाया यूपी में कहा, उस चीज को देख करके यूपी सरकार, योगी सरकार जी, इसको दमन करने का काम कर रही है। किसी गायिका को तो स्वतंत्र प्रहार है, वो किसी के लिए भी कोई भी गा सकता है, लेकिन जिस तरीके से उसने गाया, जो कहा, उसको नोटिस दिया, ये तो बड़ी निंदनीय चीज है। और जो ये घटना हुई माँ बेटी की, सरेआम प्रशासन द्वारा जो किया गया, पुलिस की जो भी दिखाई दे रही है, गुंडागर्दी सरासर कही जाएगी सब इसकी भाजपा सरकार जी, ठीक है। और जहां तक हमारा अपना विचार है, जो नोटिस दिया गया, ये चीज निराधार बिल्कुल गलत और गलत है। ये किसी भी गायक के लिए इस प्रकार का ये कदम उठाना, उत्तर प्रदेश सरकार या कोई भी सरकार हो, ये चीज गलत ये नहीं करना चाहिए। नेहा सिंह राठौर कोई भी सरकार हो, किसी भी राज्य की सरकार हो, कहीं भी अगर गतिविधियां सरकार की गलत नीतियां होती हैं तो उस पर वो अपने गाना के माध्यम से जनता की आवाज उठाने का प्रयास करते हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार नेहा सिंह राठौर की आवाज को, जनता की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है? बिल्कुल साफ जाहिर है कि उसकी नेहा सिंह की आवाज को दबाना या सरकार के खिलाफ कोई इस समय जो बोल रहा है, जो सरकार जितनी गलत नीतियां कर रही है, उस पर अगर कोई उजागर करता है, चाहे वो गायक के रूप में हो, चाहे वो नेता के रूप में हो, वो सरासर उसको दबाने का काम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। इससे पहले जो पूर्व में सरकारें रहीं, क्या इस तरह से पत्रकारों को और जो लोग गायिका हैं, लोगों को दबाया गया? कभी किसी की कोई एक भी घटना किसी गैर सरकार में ऐसी नहीं जितनी भाजपा की सरकार में गायकों के साथ या किसी पब्लिक के साथ जो जास्ती हो रही है, ऐसा कभी नहीं। जिस तरह से अभी हाल में घटना आई थी पवन खेरा जी के, मोदी जी के द्वारा या भाजपा के अन्य नेताओं के द्वारा कई एक ऐसे अभद्र टिप्पणियां की गईं, कांग्रेस की विधवा कहा गया, कई प्रकार की, हम उन शब्दों को कह नहीं सकते। तो एक अगर कांग्रेसी नेता ने इस तरह का बयान दे दिया, उसके बाद माफी भी मांग ली, और तो उसको भी माफ न करके जेल भेजने का प्रयास किया, इस पे क्या कहना चाहिए? ये हिंदुओं की राजनीति करने वाले लोग जिस तरीके से ये किसी के भी भाषण को तोड़ मरोड़ करके और उसको दबाने का जो काम करते हैं, ये जास्ती और गुंडागर्दी सरासर निराधार है और ये सरकार की क्या कहा जाए, गुंडागर्दी। चलिए, तो हमारे साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख थे, इसी बीच में हम बात करेंगे गिरीश शिखरवार जी से। आपसे हम समझना चाहेंगे शिखरवार जी, जिस तरह से ये देश में, प्रदेश में गतिविधियां हो रही हैं, इनको आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या आपका नजरिया कहता है जिस तरह से सरकार लोगों को एक दबाने का प्रयास कर रही है? बहुत खतरनाक स्थिति है दिनेश जी। सबसे पहले आपको हम इसलिए धन्यवाद देंगे कि आपके चैनल के माध्यम से जो खबरें बाहर निकल कर आ रही हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है। आप देख रहे होंगे कि अभी नेहा सिंह का प्रकरण रहा या पवन खेड़ा का प्रकरण रहा, तमाम तरह की ऐसी गतिविधियां हुई हैं। अभी आपने देखा होगा प्रयागराज में राजूपाल जो हमारे पूर्व विधायक थे जी, उनकी मुख्य गवाह की हत्या होती है। जब मतलब बार बार मुख्यमंत्री द्वारा ये कहा जाता है कि साहब अपराधी तो यूपी छोड़ के चले गए, तो ये हत्या कौन कर रहा है? इसके मानी पुलिस कर रही है कि मतलब कौन कर रहा है? ये सवाल तो उठ रहा है कि भाई जब अपराधी तो यहाँ है नहीं, जैसा अगर मुख्यमंत्री जी कहते कि उनकी अपराधी तो यहाँ है नहीं, तो बताइए आप, तो यहाँ हत्या कर कौन रहा है? अगर गवाह को भी संरक्षण नहीं मिलेगा तो किस प्रकार कोई व्यक्ति अपराध और अपराधियों के खिलाफ इस तरह की आवाज़ उठा पाएगा? अगर इस तरह की घटनाएं घटेंगी तो निश्चित तौर पे
तकलीफ होगी और लोकतंत्र भी खतरे में रहेगा। भाई नेहा सिंह को नोटिस देने का क्या हुआ था? अच्छा, इसी से हम जोड़ के दूसरी घटना को देखते हैं कि जिस तरह से पंजाब में अभी अभी घटनाएं निकल के आई, उनको थाने से छुड़ाया गया। आप नक्सलवाद भी कह सकते हैं, क्योंकि नक्सलवादियों की तरह ये घटनाएं घटी। तो पंजाब में जैसे आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बनी, वैसे इस तरह की घटनाएं खालिस्तानियों के द्वारा आने लगी। इससे पूर्व में भी क्या पंजाब में इस तरह की गतिविधियां रहीं या अभी शुरुआत हुई? ये जो पंजाब में इस समय हो रहा है बहुत ही दुखद है और इसे लेकर सभी लोगों को सचेत हो जाना चाहिए कि जब से आम आदमी की पार्टी की सरकार आई, वैसे तो पंजाब को नशे के कारोबार के रूप में जाना जाता है और वहाँ पर अपने पास में पाकिस्तान की सीमा लगती है, तो दुश्मन देश से भी तमाम तरह के हथियार गिराए जाते रहे, ड्रोन के जरिए या किसी की तरह से है। लेकिन ये जो नया चलन हमने देखा तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर इस पर आम आदमी पार्टी रोक नहीं लगाती है तो निश्चित तौर पर दिनेश जी आप देखेंगे कि बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। जो आतंकवाद खत्म हो चुका था पंजाब में, अब फिर से हमें ऐसा लगता है कि सिर उठाने लगा है। तो इसमें जो मुख्यमंत्री जी हैं भगवंत मान, मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि वो इसको हल्के में न कड़ी कार्रवाई करें। अगर हो सकता है कि भाई चूँकि पंजाब पुलिस में स्थानीय लोग हैं, सिख जमात के लोग ज़्यादा हैं, तो अगर उन्हें ज़रूरत पड़े तो केंद्रीय बल की मदद भी ली जा सकती है। केंद्रीय बल से मदद लेने में कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री कई बार केंद्रीय एजेंसियों की मदद लेते रहे हैं। उन्हें इस घटना को गंभीरता से लेना चाहिए और निश्चित तौर पर इसको दबाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पंजाब पहले भी बर्बाद हो चुका है। ऐसी घटनाओं से अगर ये नए तरह का आतंकवाद फैलता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ भविष्य में होने वाली है। क्या पंजाब कश्मीर की राह पर चल पड़ा है? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन अगर इसी तरह रही जो कि अभी बताइए 800 पुलिस वाले वहाँ अजनाला थाने के बाहर खड़े थे, 8 थानों के 8 जिलों की पुलिस बुला ली गई थी, लेकिन जिस तरह वो हाथ बांधे खड़ी रही और केवल कुछ 100 लोग वहाँ मतलब कर रहे, तो बड़े बड़े अधिकारी पुलिस के आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई साहब हम छोड़ देंगे लोकप्रिय हो, और बाद में खैर उनकी रिहाई कोर्ट स्थानीय कोर्ट की उस पर हुई है। लेकिन जिस तरह से संदेश गया है वो संदेश बहुत गलत है और धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ता जाएगा तो कश्मीर क्या, जिस तरह वहाँ समझ लो आतंकी घटनाएं होती थी, धीरे धीरे पंजाब भी उसी राह पर बढ़ रहा। मूसेवाला की हत्या रही हो या तमाम तरह की घटनाएं रही हो, निश्चित तौर पर अब ये तकलीफ होने वाली। कई घटनाएं घट रही हैं। बीजेपी का एक नारा था, नो गुंडा राज नो भ्रष्टाचार। तो ये जो उन्नाव में राजू पाल की हत्या, इसको क्या नो गुंडा राज इसी को कहते हैं, नो भ्रष्टाचार इसी को कहा जाता है? नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर बताइए आप, एक तो आज वैसी जो घटनाएं होती हैं वैसे भी गवाह नहीं मिलते। अगर मुख्य गवाह की इस तरह अगर हत्या हो जाएगी तो भाई साहब कोई भी भला आदमी या कोई भी आम नागरिक बीच में पड़ने से बचेगा, अपराधियों की पौवारा होगी। तो सरकार को उसको वो करना चाहिए। अब देखने की यह बात होगी कि सरकार उस मुद्दे पे क्या कहती है। हालांकि मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि निश्चित तौर पर हम उनको कहीं मिट्टी में मिला देंगे। अब देखिए, हाँ, अपराधियों को, तो हमारे ख्याल उनका इशारा वही रहा होगा। लेकिन अगर देखना यही है कि अब उस ये मुद्दे पर क्या करते हैं और कितने जल्दी ये योजना फल कर आती है। एक चीज और समझना चाहेंगे, जिस तरह से घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, आपको क्या लगता है 2024 के चुनाव में कुछ परिवर्तन होगा? 2024 के चुनाव में जनता तो बहुत परेशान है, लेकिन मुख्य तकलीफ ये है कि जो
विपक्षी जो लोग हैं उनमें आपस में इतना अहम का टकराव है कि वो समझ लीजिए एक मंच पे आने के लिए तैयार नहीं है, जबकि जनता तैयार बैठी है कि आप कोई विकल्प लाइए भाई, हम आपको मत देंगे। लेकिन मुख्य तकलीफ है कि इतना अहम का टकराव विपक्षी दलों के मध्य में है। वो ठीक है भाई साहब, कई बार कहा गया कि जिस तरह से जब सन 77 में विपक्षी दलों ने पूरा देश जीता था, उस समय आप ही बताइए कौन लड़ रहा था? किसी के नेतृत्व में चुनाव नहीं हुआ था, बल्कि जनता ही लड़ रही थी और जनता ने वोट दे के इतने ताकतवर जो थी, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, कांग्रेसी सरकार ने इंदिरा जी की सरकार को धूल धूसरित कर दिया था। तो निश्चित तौर पर अगर जनता तैयार है तो विपक्षी दलों को मतलब एक मंच पे आना चाहिए। अभी भी वोट उन पे ज़्यादा है। जो केंद्र की सरकार है केवल 39% वोट के बल पे सरकार है, तो इसके माने अभी 61% वोट तो बिखरा पड़ा। अगर वो सब एकजुट होता है तो निश्चित तौर पर सुखद परिणाम मिलेंगे। आपको क्या लगता है कि एकजुट हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भाई, जनता की ये मांग है, जनता बार बार कह रही है। और ये फिर लास्ट भी चुनाव हो सकता है अगर विपक्षी दल ना सुधरे। लास्ट चुनाव कैसा हो सकता है? जिस दिशा में देश जा रहा, देख रहे हैं आपकी, अब चुनाव लड़ नहीं पा रहे हैं। अभी आपने देखा कितनी मारपीट 15 सालों से, दिल्ली एमसीडी की बात हम आपसे सामने रख रहे हैं जी, कि वहाँ दिल्ली एमसीडी में 15 साल से बीजेपी का कब्जा था। अब की बार जनता ने उनको हटा के आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया। तो पहले तो 80 दिन मेयर का चुनाव नहीं हुआ, उन्हें कि ये नहीं वो नहीं ऐसा नहीं। अब फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के दखलंदाजी से मेयर का चुनाव हुआ। अब स्टैंडिंग कमेटी पे इतनी मारपीट हुई तो बड़ा शर्मसार लगता है कि, तो हमें तो ये सुझाव हमारे लिए रहेगा, जैसे हमारे लोगों के चुनाव सीधे होते हैं आम जनता से, तो मेयर का भी चुनाव आम जनता से करा दिया जाए। अरे एक चीज और निकल के आ रही है, जिस तरह से दिल्ली के एमसीडी चुनाव में मेयर का चुनाव टालते टालते सुप्रीम कोर्ट को उसमें दखलंदाजी देनी पड़ी। क्या 24 के चुनाव में अगर बीजेपी गवर्नमेंट हारती है तो दिल्ली की गद्दी खाली करने में भी इस तरह की क्या गतिविधियां देश को देखने को मिल सकती हैं? वैसे तो अभी तक ऐसी, जैसा अमेरिका में हुआ नहीं, अमेरिका में जो हुआ तो दुखद हुआ कि मतलब आपको हारने के तुरंत बाद आपको तो बाहर चला जाना चाहिए। लेकिन जिस टाइम से आपने आचरण किया तो वो निश्चित तौर पर, लेकिन हमें नहीं लगता, ये चूंकि लोकतांत्रिक देश है तो यहाँ इतनी शक्ति, क्योंकि हमारे आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, निश्चित तौर पर उसकी धार अभी कुंद हुई है, लेकिन वो नहीं हुई। आज ही आप देखिए कितना बढ़िया सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि सरकार गई थी कि साहब वो एक संगठन के जरिए कि साहब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर देखो ये छप रही है, मीडिया को रोका जाए। उन्हें नहीं, हम मीडिया पर प्रतिबंध नहीं करा सकते, हम उन्हें ये नहीं बताएंगे कैसे रिपोर्टिंग करें, वो स्वतंत्र है। तो एक आध जो संकेत ऐसे दिख जाते हैं, उसी से आस हमको रहती है कि भारत में ये स्थिति होने वाली नहीं है कि कोई भारत में तानाशाही नहीं चल पाएगी। हमारे ख्याल से नहीं, क्योंकि यहाँ स्तंभ जो मजबूत स्तंभ है तो वो है। अगर आगे कोई ऐसी स्थिति बनेगी तो फिर आपने देखा भी होगा, जैसे फिल्मों में नहीं देखा कि जनता वहाँ न्याय करती है, तो फिर जनता तो सर्वोच्च है, तो जनता फिर न्याय कर देगी, लेकिन कोई तानाशाह नहीं बन पाए। हम ब्लॉक प्रमुख जी से समझना चाहेंगे, जिस तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उसके बाद अडानी के शेयर धड़ाधड़ गिरते चले जा रहे हैं और बड़ौदा बैंक ने आश्वासन दिया था कि हम मदद करेंगे अडानी ग्रुप की, लेकिन बड़ौदा बैंक के भी शेयर गिर गए। तो हम समझना चाहेंगे राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर, और हमारे बीच में पूर्व ब्लॉक प्रमुख झिंझक कानपुर देहात से है, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से शेयर अचानक गिर रहे हैं, अगर जैसे नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या जैसे देश छोड़ के चले गए, अगर कहीं इस तरह की घटना
अडानी ग्रुप ने कर दी, गौतम अडानी अगर देश छोड़ के चले गए तो देश की उस समय स्थिति क्या होगी? देश की तो सरासर दिखाई दे रहा है। जो स्थिति आज अडानी के लिए जिस बैंक ने ये कहा कि हम उसकी मदद करेंगे, आज हमारे देश की राजनीति की बदौलत जो देश जिस गर्त में जा रहा है, स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि अभी तक जो नहीं हुआ वो संभवतः पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था का हिंदुस्तान पूरा गुलामी के रास्ते पर पहुंच रहा है और सुधरने का कहीं भी नाम नहीं हो रहा है। अब विपक्ष जरूर एक होने का मन कर रहा है और इतना भरोसा है कि अगर विपक्ष एक हो गया तो इन लोगों की ये नीतियाँ, जो भी अडानी और इस प्रकार के भगोड़े लोगों का समर्थन देने वाले हैं, इन लोगों को यहाँ से भगाने का ही काम किया जाएगा, नहीं देश की स्थिति खराब हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का हमसे बात करने के लिए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।